के इतिहास की बात कर लेते हैं, तमिलनाडु के इतिहास की, कि अभिनेताओं का इतिहास यहाँ बहुत लंबा है, बहुत पुराना है। अगर बात करें आजादी के बाद तो करीब 3 मुख्यमंत्री यहाँ कांग्रेस के रहे, बड़े कद्दावर, जिन्होंने भाई आजादी में बहुत अहम रोल निभाया। वो कांग्रेस के कद्दावर नेता तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। करीब 1967 तक कांग्रेस की सरकार तमिलनाडु में रही, लेकिन 1967 में क्रांति आती है, और वो क्रांति होती है वे पेरियार की। वे पेरियार की जो एक क्रांति थी, इसमें करुणानिधि जो है वो जुड़ते हैं। इस क्रांति का चेहरा होते हैं करुणानिधि। अगर करुणानिधि का करियर आप देखते हैं तो वो फिल्म जगत से ही जुड़े हुए थे, वो लेकिन स्क्रिप्ट राइटर थे, डायलॉग लिखते थे। तो जो वे पेरियार हैं, ये सीधे तौर पर सामाजिक न्याय आंदोलन चलाते हैं, और इसके अलावा देखेंगे दलितों और पिछड़ों को अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, और सीधे तौर पर ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए इनकी विचारधारा होती है। द्रविड़ीय पार्टी होती है, पार्टी नहीं होती, एक विचारधारा होती है, एक संगठन होता है, जिसमें करुणानिधि जुड़ते हैं सबसे पहले, और एक पार्टी बनाते हैं डीएमके। और डीएमके कांग्रेस को हरा देती है 1967 में। डीएमके भाई हराती है, इसके मुखिया कौन बनते हैं? करुणानिधि बनते हैं। करुणानिधि किसकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे होते हैं? वो है वे पेरियार की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। करुणानिधि मुख्यमंत्री बनते हैं, और पहली बार फिल्म जगत का कोई सदस्य जो है, कोई स्क्रिप्ट राइटर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है। करुणानिधि के मुख्यमंत्री बनने के बाद यहां पर फिर एक और एंट्री होती है। करुणानिधि तो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, अब यहां पर एक अभिनेता की एंट्री होती है, यानी कि एक हीरो की एंट्री होती है। उनका नाम होता है एमजीआर, यानी कि एमजी रामचंद्रन। ये एक अभिनेता थे, यानी कि अब इनका निधन हो चुका है। ये एक अभिनेता थे, एक एक्टर थे, एक हीरो थे, और जो करुणानिधि थे वो स्क्रिप्ट राइटर थे। तो एमजीआर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, और वो सोचते हैं क्यों ना मैं भी जो है ना वो भाई नेता बनूं, मैं भी सियासत में अपना दाव चलूं, और वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर जाते हैं, और उनका भारी समर्थन भी मिलता है। एमजीआर को भारी समर्थन मिलता है, और यहीं से करुणानिधि और एमजीआर के बीच मतभेद आ जाता है। एमजीआर भी शुरुआत में डीएमके के साथ जुड़ते हैं, करुणानिधि के साथ ही जुड़ते हैं। एक तरीके से आप ऐसे समझिए, करुणानिधि स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं, एमजीआर उसको अभिनय कर रहे होते हैं, क्योंकि तमिलनाडु साउथ की फिल्मों में राजनेता यानी कि सियासत, जो आम मुद्दे हैं, उसको क्यों ना पर्दे में उतारा जाए, ये करुणानिधि के विचार थे। मतलब करुणानिधि ने इतनी फिल्में बनाई हैं कि शायद 2 पन्ने भर जाएंगे उनको देखते देखते। ये सब पन्ने जो है ना वो सियासत के पन्ने थे, यानी कि सियासी दावपेच जो है वो फिल्मों के जरिए दिखाया जाता था। फिल्मों के जरिए जो है वो बताया जाता था कि भाई साहब, आम नागरिक के लिए हमारी संस्कृति, तमिलनाडु साउथ की संस्कृति ऐसी होनी चाहिए, और हम आम नागरिकों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, और किया भी गया काम। करुणानिधि के शासन से काम शुरू हुआ। अब जब करुणानिधि स्क्रिप्ट लिखते थे, उसको मंच से पढ़ने के लिए कौन जाता था, यानी कि एक्टर कौन था? तो एक्टर था एमजीआर, यानी कि एमजी रामचंद्रन। तो इन्होंने कहा भाई साहब, जब मैं एक्टर हूं, मैं सबको सामने बोल रहा हूं, मैं जो है एक स्क्रिप्ट राइटर जो है वो करुणानिधि वो लिख रहे हैं, लेकिन मैं जाकर अभिनय कर रहा हूं, मैं लोगों के सामने बोल रहा हूं, तो मैं क्यों ना नेता बन जाऊं। तो भाई साहब, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, शादी को लेकर भी वो चर्चा में रहते हैं, और तमाम चीजों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन फैन फॉलोइंग तमिलनाडु में उनकी बहुत ज्यादा होती है। चुनाव लड़ते हैं करुणानिधि के साथ, उनके मतभेद सामने आते हैं, चुनाव में वो जीत जाते हैं, और डीएमके पार्टी टूट जाती है। यानी कि जो डीएमके बनी थी द्रविड़ आंदोलन से, जो सीधे तौर पर पेरियार की विचारधारा को आगे बढ़ा रही थी, वो 2 हिस्सों में टूट गई, एक डीएमके और एक एआईएडीएमके, यानी कि डीएमके तो पीछे है, आगे एआईए जुड़ जाता है। जो अभी 2 पार्टी आपको विपक्ष और विपक्ष अभी तक नजर आती थी, डीएमके जो मुख्यमंत्री थे जिनके, जो सत्ता चला रही थी, एआईएडीएमके जो विपक्ष में बैठी हुई थी, ये 2 हिस्सों में टूट जाती है, करुणानिधि और दूसरी पार्टी होती है एमजीआर। एमजीआर उसके बाद लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं, कई सारी योजनाएं लोगों के लिए जो है वो जारी करते हैं, चाहे मिड डे मील की योजनाएं हो या फिर और योजनाएं गरीबों के लिए रोजगार को लेकर कई सारे काम करते हैं, और लोगों की पहली पसंद तमिलनाडु में बने रहते हैं। 1967 में मुख्यमंत्री बनते हैं, और करीब 1967 से अगर आप इनका कार्यकाल देखते हैं तो 1987 तक, इनके निधन तक इनका कार्यकाल रहता है। इनका निधन होता है, उसके बाद यहां पर एंट्री होती है जयललिता की, जो इन्हीं के अभिनय यानी कि इनकी सपोर्टर अभिनय होती है। इनकी एक तरीके से कहें भाई ये हीरो हैं, तो वो हीरोइन इनके साथ किरदार निभाती है जयललिता। और इनकी पत्नी जो होती है, अब उनके बीच मतभेद हो जाता है कि भाई जब एमजी रामचंद्रन यानी कि एमजीआर का निधन होता है, तो एक तरफ जयललिता वो पार्टी के लिए लड़ती है, और 21 घंटे तक, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी, जब एमजीआर का निधन हुआ तो 21 घंटे तक उनके शव के पास खड़ी रहती है। इसके अलावा उनकी पत्नी वो भी पार्टी में दावा ठोक देती है। एआईएडीएमके जो है वो जयललिता के हवाले चली जाती है, और जो एजीआर की पत्नी थी वो करुणानिधि के साथ यानी कि डीएमके की पार्टी में शामिल हो जाती है, और सत्ता का खेल चलता रहता है। जयललिता करीब
लंबे समय तक सत्ता में रहती है। एआईएडीएमके की सत्ता लंबे समय तक रहती है। एक तरीके से तमिलनाडु में फिल्म जगत का जो है वो दबदबा रहा है। करुणानिधि, उसके बाद आपने देखा एमजीआर, और उसके बाद जयललिता, और अब विजय थलापति जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय थलापति अभिनेता हैं, 70 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, और अब किसके साथ गठबंधन करते हैं ये कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। किसका सपोर्ट लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सब किनारे हो गई है। डीएमके, एआईएडीएमके, सबको यहां पर उड़ा दिया गया है। विजय थलापति ने अपने दम पर जो है वो ये चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव जीत लिया है। बाकी आपकी तरह रहते हैं पूरी रिपोर्ट को अपने कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा। सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।